एवरीवन, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की विषय जीव विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें बहुविकल्पियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बहुविकल्पियों के बारे में। तो इधर देखिए बच्चों, बहुविकल्पी हम पढ़ने जा रहे हैं। विकल्पी को इंग्लिश में मल्टीपल एलिस कहते हैं। तो क्या होती है मल्टीपल एलिस? किसी लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दो से अधिक विकल्पी पाए जाने की जो क्रिया, ये क्या कहलाती है बच्चों? बहुविकल्पता। यदि किसी जीन को नियंत्रण करने वाले जीन के दो से अधिक विकल्पी पाए जाते हैं, कितने से? दो से अधिक विकल्पी पाए जाते हैं, तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों? बहुविकल्पता। और जो विकल्पी होते हैं, जो नियंत्रण करते हैं, जो विकल्पी होते हैं, उन विकल्पियों को अपन क्या कहते हैं बच्चों? बहुविकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविकल्पी। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों का जो नियंत्रण करता है जीन आई जीन है, इसके 3 विकल्पी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3। तो 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? बहुविकल्पी हो गया। क्या हो गया? बहुविकल्पी। इधर देखिए आई जीन के एक आई ए, आई बी, एक क्या पाया जाता है? आई ओ, या इसको स्मॉल आई के द्वारा भी अपन इसे दर्शाते हैं। तो आई जीन के कितने विकल्पी हो गए बच्चों? 3 विकल्पी हो गए। कितने हो गए? 3। आई ए, आई बी, आई ओ या स्मॉल आई, तो कितने विकल्पी हो गए? 3। नेक्स्ट, मनुष्य में रुधिर वर्गों की बात करें तो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ए बी, ए बी तथा ओ पाए जाते हैं। और इनका जो नियंत्रण होता है आई जीन के 3 विकल्पी करते हैं, जो अभी बताया, आई ए, आई बी, आई ओ या स्मॉल आई द्वारा इनका क्या होता है बच्चों? नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण। और ये विकल्पी जो 3 विकल्पी हैं, इनके 6 प्रकार के, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रारूप पाए जाते हैं? 6। आई ए के 2 पाए जाते हैं, एक आई ए, आई ए, तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा बच्चों? ए रुधिर वर्ग। यदि ये विकल्पी मिलते हैं आई ए और आई, तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा? ए रुधिर वर्ग। यदि आई ए, आई ओ या इसकी जगह आपको स्मॉल आई मिले, तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा बच्चों? ए रुधिर वर्ग होगा। कौन सा होगा? ए रुधिर वर्ग। इसी प्रकार आई बी, तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा? बी रुधिर वर्ग। कौन सा रुधिर वर्ग होगा बच्चों? बी रुधिर वर्ग होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आई बी और आई ओ है या स्मॉल आई है, तो भी कौन सा रुधिर वर्ग होगा बच्चों? बी रुधिर वर्ग होगा। कौन सा रुधिर वर्ग होगा? बी रुधिर वर्ग। नेक्स्ट देखिए, आई ए, आई बी, आई ए और आई बी, ये कौन सा रुधिर वर्ग होता है आपका? ए बी रुधिर वर्ग। और आई ओ, आई ओ या इसकी जगह स्मॉल आई हो, तो बच्चों कौन सा रुधिर वर्ग होगा? और रुधिर वर्ग। तो 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। 2 ए रुधिर वर्ग के, 2 बी रुधिर वर्ग के, और ए बी का, और एक नेक्स्ट और रुधिर वर्ग का। तो ये चीज बच्चों आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं घातकता। किसकी बात करते हैं? घातकता। घातकता किसे कहते हैं? यदि किसी जीन के युग्म विकल्पी किसी जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, यदि किसी जीन के युग्म विकल्पी किसी जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, तो उन जीनों को अपन घातक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, उन जीनों को घातक जीन कहते हैं। और ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों? घातकता कहलाती है। क्या कहलाती है? घातकता। तो इधर देखिए, यदि किसी जीन के युग्म विकल्पी, क्या है बच्चों? युग्म विकल्पी जीव की मृत्यु का कारण क्या बनते हैं? मृत्यु का कारण बनते हैं, तो उन जीनों को क्या कहते हैं बच्चों? घातक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? घातक जीन। जो किसी जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, उन जीनों को अपन क्या कह देते हैं बच्चों? घातक जीन। और जो ये प्रक्रिया है, ये आपकी क्या कहलाती है बच्चों? घातकता कहलाती है। क्या कहलाती है? घातकता। अब घातकता 2 प्रकार की होती है, एक प्रभावी घातकता और एक अप्रभावी घातकता। घातकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो
प्रभावी घातकता और दूसरी है अप्रभावी घातकता। कौन सी है? अप्रभावी घातकता। हम बात करते हैं पहले प्रभावी घातकता की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रभावी घातकता की। यदि कोई जीन समयुग्मजीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? समयुग्मजीय अवस्था में घातक होता है। यदि कोई जीन समयुग्मजी, समयुग्मजी भी कैसी? प्रभावी समयुग्मजी। कौन सी? प्रभावी समयुग्मजी अवस्था में घातक होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रभावी घातकता। यदि कोई जीन अप्रभावी समयुग्मजीय अवस्था में घातक होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अप्रभावी घातकता कहते हैं। तो इधर देखिए हम प्रभावी घातकता पढ़ रहे हैं। जब कोई जीन प्रभावी, कौन सी अवस्था में? प्रभावी कौन सी अवस्था है? समयुग्मजीय अवस्था। समयुग्मजीय अवस्था बच्चों कौन सी होती है? कैपिटल वाई या फिर कैपिटल आर, ये कौन सी होती है? या कैपिटल टी, ये कौन सी है? प्रभावी। और प्रभावी में भी कैसी? समयुग्मजी प्रभावी। कैसी है ये? समयुग्मजी प्रभावी। और अप्रभावी कौन सी होती है? यदि इनकी जगह हम स्मॉल ले लें तो ये क्या है? अप्रभावी है। क्या है ये? अप्रभावी समयुग्मजी है। कैसा है ये? अप्रभावी समयुग्मजी। क्या है? अप्रभावी समयुग्मजी। तो विषम युग्मजी क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होने पर, मान लो एक कैपिटल वाई है दूसरा स्मॉल वाई है, तो ये तो होती है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी तो समझ आ गया होगा विषम युग्मजी और समयुग्मजी क्या होते हैं। ये तो अप्रभावी, और यदि हम इसकी कैपिटल जगह कर दे, कैपिटल वाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगी? प्रभावी समयुग्मजी। यदि ये स्मॉल है तो क्या हो जाएगा? अप्रभावी समयुग्मजी। यदि एक कैपिटल वाई है दूसरा स्मॉल वाई है तो वो क्या हो जाएगा? विषम युग्मजी हो जाएगा। तो हम प्रभावी घातकता की बात कर रहे हैं बच्चों। इधर देखिए, जब कोई जीन प्रभावी समयुग्मजी अवस्था में घातक होता है, कौन सी अवस्था में? प्रभावी समयुग्मजी अवस्था में घातक होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? प्रभावी घातकता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रभावी घातकता। उदाहरण क्या है बच्चों? चूहे में त्वचा का रंग। क्या है बच्चों? चूहे में त्वचा का रंग। अब इधर देखिए, ये विषम युग्मजीय अवस्था है। एक कैपिटल वाई है दूसरा क्या है? स्मॉल वाई। ये भी विषम युग्मजीय अवस्था है, एक कैपिटल वाई एक दूसरा स्मॉल वाई। ये बच्चों आपके क्या हो गए? जनक हो गए। क्या हो गए? दोनों को अलग अलग करके लिख लिया बच्चों, ये क्या हो गए? युग्मक हो गए। क्या हो गए बच्चों? युग्मक। अब इसमें देखिए, पहले का क्रॉस तीसरे से कराया जाता है तो क्या आएगा बच्चों? कैपिटल वाई। पहले का क्रॉस चौथे से कराया जाता है तो क्या आएगा बच्चों? पहले कैपिटल वाई उसकी बाद स्मॉल वाई। दूसरे का क्रॉस तीसरे से कराया जाता है तो क्या आएगा बच्चों? स्मॉल, पहले कैपिटल वाई आएगा ये वाला, उसके बाद ये वाला। दूसरे का क्रॉस चौथे से कराया जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? स्मॉल वाई। अब हमने प्रभावी घातकता पढ़ी है और प्रभावी घातकता में हमने ये बताया है कि प्रभावी समयुग्मजीय अवस्था, तो आपको प्रभावी समयुग्मजीय अवस्था देखनी है, इसमें कौन सी है? तो उसमें जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रभावी है, और प्रभावी में भी कैसा प्रभावी है? ये समयुग्मजी प्रभावी है। कैसा प्रभावी है? समयुग्मजी, प्रभावी समयुग्मजी। तो प्रभावी समयुग्मजी अवस्था में जीव की क्या हो जाएगी बच्चों? प्रभावी घातकता में मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो यहां पर प्रभावी समयुग्मजी अवस्था में चूहे की क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। और ये दोनों कैसे होते हैं? विषम युग्मजी होता है, ये समयुग्मजी होता है। अब बात करते हैं, ये अप्रभावी समयुग्मजी है। कैसा है बच्चों? अप्रभावी समयुग्मजी। तो अप्रभावी समयुग्मजी में हमने क्या बताया है? यदि कोई जीन अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था में घातक होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? अप्रभावी घातकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी घातकता। तो अप्रभावी घातकता में देखिए ये कैसा है? अप्रभावी, दोनों स्मॉल वाई है तो दोनों स्मॉल वाई है तो समयुग्मजी है। तो अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था में क्या हो जाएगा? ये जीव की मृत्यु का कारण बनेगा।
तो ये इसे अपन क्या कह देते हैं बच्चों, अप्रभावी घातकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अप्रभावी घातकता। तो ये क्रॉस इसके लिए हो जाएगा बच्चों, इस वाले के लिए प्रभावी घातकता के लिए दूसरा क्रॉस कराएंगे इसी तरह का, तो उसमें किसकी मृत्यु हो जाएगी, अप्रभावी संयुग्मजी की बच्चों क्या हो जाएगी। यहां पर ऐसा ही क्रॉस कराएंगे और यहां पर लिख देंगे मृत्यु। अप्रभावी संयुग्मजी अवस्था में चूहे की क्या हो जाएगी बच्चों, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, मृत्यु। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रभाविता पढ़ने जा रहे हैं जिसको इंग्लिश में पैलियोट्रोफी कहते हैं। तो बहुप्रभाविता किसे कहते हैं कि वे जीन जो एक समय में कई लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, जो एक समय में कई लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, उन जीनों को बहुप्रभाविता जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता जीन। और इनके जो प्रभाव दर्शाने की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता। तो वे जीन जो एक समय में कई लक्षणों पर अपना प्रभाव यानी कंट्रोल रखते हैं, तो उन जीनों को अपन क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता जीन। क्या कहते हैं बच्चों, बहुप्रभाविता जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता जीन। और इनके प्रभाव को, जो इन जीनों का प्रभाव है उसको अपन क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता। क्या कहते हैं बच्चों, बहुप्रभाविता। इसका जो उदाहरण ये देखने को मिलता है, जो फल मक्खी होती है ड्रोसोफिला, कौन सी मक्खी, फल मक्खी ड्रोसोफिला, उनके जो पंखों की आकृति और जो उदर की आकृति यानी पेट की आकृति होती है वो इसमें देखने को मिलती है, जो बहुप्रभाविता का एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं दात्र कोशिका एरक्ता, जिसको सिकल सेल एनीमिया इंग्लिश में कहते हैं। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, ये एक एलिंग गुणसूत्री रोग है। कैसा रोग है, एलिंग गुणसूत्री। यानी एलिंग गुणसूत्र पर होता है, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र और एलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र उन्हें कहते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, और एलिंग गुणसूत्र उन्हें करते हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। तो ये कैसा रोग है, एलिंग गुणसूत्री रोग है, जो अप्रभावी जीन के कारण, कौन से जीन के कारण, ध्यान रखना बच्चों, अप्रभावी जीन के कारण होता है। कौन से जीन के कारण, अप्रभावी जीन के कारण। यह रोग समयुग्मजीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में, ये इसकी कौन सी अवस्था है, समयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव दर्शाता है। कौन सी अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में यह अपना प्रभाव दर्शाता है। और विषमयुग्मजी व्यक्ति इसके क्या होते हैं, वाहक होते हैं। ये विषमयुग्मजी इसकी अवस्था है, विषमयुग्मजी व्यक्ति इसके क्या होते हैं, वाहक करते कि ये दूसरी पीढ़ी में दात्र कोशिका एरक्ता यानी सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करते हैं, यानी दूसरी पीढ़ी में ये रोग को ले जाते हैं। तो दात्र कोशिका एरक्ता में बच्चा क्या होती है, इसमें जो इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें जो आरबीसी की आकृति है हंसियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, हंसियाकार हो जाती है, यानी दरांत, जैसे दरांत होता है उसके आकार की हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें आरबीसी होती है, उसमें लगातार O2 की कमी होती रहती है। किसकी कमी होती रहती है, O2 की कमी होती है, जिसके कारण जो आरबीसी है बच्चों वो क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और व्यक्ति को बच्चों क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एनीमिया। एक बार दोबारा समझ लीजिए दात्र कोशिका एरक्ता को। यह कैसा एलिंग गुणसूत्री रोग है। कैसा है, एलिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र किन्हें कहते हैं बच्चों, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक लिंग गुणसूत्र होते हैं, दूसरा एलिंग गुणसूत्र होते हैं। हमने मनुष्य के लिंग निर्धारण में हम पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्र और एलिंग गुणसूत्र। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो एलिंग गुणसूत्र होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है। उसको अपन क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। तो ये एलिंग गुणसूत्र हो गए, यानी एलिंग गुणसूत्रों पर ये होता है जो एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। कौन से जीन के कारण, अप्रभावी जीन के कारण यह रोग समयुग्मजीय अवस्था में, यानी समयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव दर्शाता है,
और विषम युग्मजीव व्यक्ति जो होते हैं इसके वाहक होते हैं, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उसको क्या करते हैं, दात्र कोशिका रक्त रोग को ले जाते हैं। इसके लक्षण क्या है बच्चों, इसमें जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स से होती है जो वो हंसियाकार हो जाती है, धीरे धीरे जैसे धरात की आकृति ऐसे होने लगती है, और जो हमारी आरबीसी उसमें लगातार O2 की क्या होती रहती है, कमी होती रहती है। O2 की लगातार कमी होगी ऑक्सीजन की, तो आरबीसी धीरे धीरे बच्चों क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और व्यक्ति को क्या हो जाता है बच्चों, एनीमिया हो जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे हम। धन्यवाद। ऊपर